अच्छा, ये लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था, वो जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड वाला हम कर रहे थे। यस सर। बस ये थोड़ी देर तक स्टार्ट करते हैं, लोग ज़रा थोड़े से आ जाएं तो। अच्छा, आप में से ऑब्वियसली मेजॉरिटी जो लोग होंगे वो एंड्रॉयड या आईफोन यूजर्स होंगे, तो आप सब लोगों के पास लाजमी बात है वो भी होगा, गूगल मीट भी होगा। तो क्लास हम गूगल मीट पे क्यों ना ले लिया करें। सर यहाँ पे ठीक नहीं है। इसमें ये है ना, यस सर, यही भी ठीक है। चालीस यस सर। 40 मिनट बाद फिर वो रिन्यू करना पड़ता है। उसमें ये है कि एक ही दफ़ा ज्वाइन किया, उसके बाद फिर 3 घंटे तक वो काम चलता रहता है। बार बार ये कि जी बस अब 10 मिनट रह गए हैं और फिर ख़त्म हो रहा है और फिर ज्वाइन कर रहे हैं, और फिर वो वाली काम। बाकी इंटरफेस वगैरह इसी तरह ही है, कोई ख़ास उसमें कुछ चीज़ें ज़रा थोड़ी सी इसमें एक्स्ट्रा हैं जूम में, जो कि अच्छी है। लेकिन हमने काम क्योंकि ज़्यादातर अपना उसी पे ही करना है, वर्ड पे एक्सेल पे करना है, तो क्या फ़र्क पड़ता। कोई एक्स्ट्रा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी आपको।
स्पेशली जो एंड्रॉयड यूज़र्स हैं, अगर वो अगर तो एंड्रॉयड 10 यूज़ कर रहे हैं तो फिर तो प्री इंस्टॉल्ड आता है आपके उसमें मोबाइल में। और अगर एंड्रॉयड 10 यूज़र नहीं है तो फिर भी बहुत आराम से लैपटॉप वाले जो हैं उनके लिए भी आसान है। मसलन अब ये स्क्रीन शो हो रही है? यस यस सर। अच्छा जी, ये न्यू टैब खोली और इसमें अब ये मेरा अकाउंट बना हुआ है पहले से ही, तो ये गूगल मीट ऑटोमेटिकली आ रहा है। तो ये तो लैपटॉप हो गया। और अगर वो हो मोबाइल हो तो मोबाइल में भी अगर तो वो है एंड्रॉयड 10 है तो गूगल के उसके साथ ही आपके वो भी आ रहे होंगे, मोबाइल के अंदर ही वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड गूगल मीट आएगा। और ना भी हो तो उस पे प्ले स्टोर पे जाके तो आप वो कर सकते हैं, बाकायदा इंस्टॉल भी कर सकते हैं। ये जो 40-40 मिनट वाली एक जो सिचुएशन है उससे बंदा बाहर निकल आता है। बाकी जैसे आप लोग कहेंगे जूम पे सर आप। ऐप का नाम क्या है? जी, सर ऐप का नाम क्या है? गूगल मीट। गूगल मीट। ओके सर। अच्छा जी, तो 5-3 से बात स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा ख्याल है जितने लोगों ने आना था वो आ गए और वो निकम्मा अभी फिर सोया हुआ है, रात को जागा रहता है, सुबह फिर उसको नींद आ जाती है। दी क्लेमेंटन कंपनी, क्लेमेंटन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी builds construction machinery to customer specifications. तो इसका मतलब है कि ये सेपरेटली आइडेंटिफाइबल होगी, और सेपरेटली आइडेंटिफाइबल है तो इसका मतलब है कि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग है। On December 31st, the following inventories appeared on the company's balance sheet. On December 31st, तो साल के एंड की बात कर रहा है, तो ये भी हो सकता है कि ये पिछले साल का क्लोजिंग हो, और ये भी हो सकता है कि ये इस साल का क्लोजिंग हो। अभी वो नीचे सवाल पढ़ेंगे तो बात जो है वो मज़ीद बेहतर तौर पे क्लियर हो जाएगी। हम मुबश्शिर हाशमी को खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि वो आज क्लास ज्वाइन करके सोने के लिए दोबारा नहीं चले जाएंगे और वो क्लास में ही मौजूद रहेंगे। और अगर उनका माइक काम नहीं कर रहा होगा तो कोई मसला नहीं है, हम उनसे मैसेज या कॉल पे भी रब्ता कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि क्लास में हमारे साथ साथ रहें। अच्छा, लास्ट ईयर की क्लोजिंग 31 दिसंबर है, तो ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग भी हो सकता है
और ये इस पीरियड का ओपनिंग भी हो सकता है, जो कि अभी हमें आगे चलेंगे पूरा सवाल पढ़ेंगे तो फिर पता लगेगा। तो बहरहाल ये मटेरियल्स की इन्वेंट्री बताई हुई है। वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स की भी इन्वेंट्री का जिक्र जो है वो उन्होंने किया हुआ है। अच्छा, the work in process consisted of two partly completed construction jobs. ये जो 55,155 है, 115 है. This consists of two partly completed construction jobs. Jobs number LP 4422 and OK 5000, on which these costs had been incurred in previous months. तो LP 4422 है और उसमें मटेरियल इतने लगे और लेबर इतनी लगी और FOH इतनी लगी। The finished goods inventory consisted of one job, job number DU 3750. The company has always applied factory overhead on the rate based on direct labor cost. डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पे हमेशा वो अपना रेट बेस करते आए हैं। इसका मतलब है कि अगर हम FOH को लेबर से डिवाइड करें तो हमारे पास रेट ऑफ FOH आ जाना चाहिए। तो 10,455 डिवाइडेड बाय 12,300, तो हमारे पास रेट आ जाना चाहिए जो कि पता नहीं कितना है। सर है 0.85 0.85 है, तो मतलब 0.85 का ये हुआ 0.85 पर लेबर कॉस्ट। $1 लेबर का लगाते हैं तो $0.85 की आपको MOH जो है वो आपको लगानी पड़ती है। तो ये तो हो गया रेट MOH का। और द फिनिश गुड्स, अच्छा नहीं है तो अच्छा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, fluctuating labor costs and an attempt to attain greater control over direct labor costs have led management to set up an overhead rate based on direct labor hours. अब वो अपनी बेस चेंज करना चाह रहे हैं। ये वाली जो चीज़ थी ये बेसिकली MOH था, डिवाइडेड बाय बेस से हमारे पास रेट आता होता है। अब फिलहाल उन्होंने MOH के लिए बेस जो है वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट यूज़ की है। मैं इसको DLC लिख रहा हूँ, पूरा ही लिख देते हैं चलो, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब वो अपनी बेस चेंज करना चाह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि टू सेट अप एन ओवरहेड रेट बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर्स। अब जो उन्होंने बेस बनानी है वो लेबर आवर्स के हिसाब से करनी है। द कॉस्ट मैनेजमेंट estimates that the total factory overhead for the next year at 1,35,000, अब ये budgeted MOH आ गई, divided by the budgeted base.
बजटेड एमओएच उन्होंने हमें बता दी 1,35,000 खुद ही बता दी उनका जो एस्टिमेट है, और 75,000 उन्होंने लेबर आवर्स हमें खुद ही बता दिए जो कि नेक्स्ट ईयर में उनका प्लान है। तो ये प्लान्ड या एस्टिमेटेड है, तो ऐसी एफओएच को या एमओएच को हम बजटेड एमओएच कहते हैं। तो रेट अब उन्होंने नया कैलकुलेट किया है क्योंकि 1.8 बेस जो अब है वो उन्होंने चेंज करके और लेबर आवर्स मुकर्रर कर दिए। और वो है 1.85 1.8 है। 1.80। ठीक है जी, ये हमारे पास अब आ गया रेट $1.8 पर लेबर आवर, यानी लेबर 1 घंटा काम करे तो एमओएच हमारी जो है वो $1.8 की लग जाएगी। ठीक है जी। तो अब उन्होंने अपनी बेस जो है वो चेंज कर ली। पहले उन्होंने डायरेक्ट लेबर कॉस्ट रखी हुई थी और 0.85 थी, अब जो है उन्होंने डायरेक्ट लेबर आर रख ली है और 1.8 है रेट हमारा। इन जनवरी 2 new orders were started, number MA4440 and number HA5001. For these 2 orders and the other work in process, the following costs were incurred during January: LP4422 or OK5000. मटेरियल कॉस्ट लगी है 2300 और 5300। लेबर कॉस्ट लगी है 8825 और 2000। और सॉरी, लेबर आवर्स इतने लगे हैं। और लेबर कॉस्ट जो लगी है वो 1980 और 4500 लगी है। MA4440 और HA5001 इस पे मटेरियल लगे हैं 11,200 और 9,280 के। आर्स लगे हैं 2,600 और 2,400। कॉस्ट लगी है लेबर की 5,980 और 5,400। During January, 16,400 of the materials and factory supplies were purchased. The January 31st, अब क्योंकि जनवरी की बात कर रहा है और अभी थोड़ी देर पहले उसने यहाँ पे बात की थी दिसंबर की, इसका मतलब है ये पिछले साल का क्लोजिंग हुआ और इस साल का ओपनिंग हो गया। तो ये ओपनिंग इन्वेंटरीज हैं। नीचे शायद उसने क्लोजिंग इन्वेंटरीज का भी जिक्र किया हुआ हो, और मटेरियल्स परचेज्ड का भी उसने हमें जिक्र करके बताया हुआ है कि मटेरियल्स परचेज्ड कितने हैं। ये अभी जैसे ड्यूरिंग जनवरी 16,400 ऑफ मटेरियल्स एंड फैक्ट्री सप्लाईज वर परचेज्ड, और द जनवरी 31st इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल्स एंड सप्लाईज वर इतना। तो जनवरी 31st मींस मंथ का क्लोजिंग, वो भी बता दिया। फैक्ट्री पेरोल फॉर द मंथ टोटल्ड इतना 20,834। अदर फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट फॉर द मंथ वर, अभी जो अदर फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट फॉर द मंथ हैं ये अब बेसिकली वो एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड की बात कर रहा है, जिसकी वजह से हमें अंडर अप्लाइड या ओवर अप्लाइड ओवरहेड कैलकुलेट करने में मदद मिलेगी। जॉब्स LP4422 and OK5000 were completed and billed at 75,000 and 52,000। ये उनकी सेलिंग प्राइस हो गई।
jobs MA4440 and HA were still in process on January 31st. अभी work in process की amount आ गई closing inventory की। तो रिक्वायर्ड में वो कह रहा है कि अब हम देखते हैं कि हमें बनाना क्या है, क्योंकि असल चीज़ तो ये होती है जिसके हिसाब से सारी कैलकुलेशन और बाकी सारा कुछ भी चलता है। रिक्वायर्ड में वो कह रहा है कि दी ओवरहेड रेट यूज्ड फॉर एप्लीकेशन ऑफ ओवरहेड टू द जॉब्स इन प्रोसेस ऑन December 31st। ओवरहेड रेट कैलकुलेट करना है जो कि December 31st तक जॉब्स इन प्रोसेस थी, तो वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। इसको भी हम बाकायदा तौर पे जो है वो हम लिख भी लेते हैं। ये हमारी रिक्वायरमेंट 1 है कि जो पुरानी जॉब्स चल रही हैं उनका ओवरहेड अप्लाइड रेट क्या है, तो वो 0.85 पर लेबर डॉलर है। जितनी लेबर की के ऊपर कॉस्ट आती है उसका 0.85 जो है वो हमारा MOH के ऊपर जो है वो एक्सपेंस आ जाता है। दूसरा है जी द न्यू ओवरहेड रेट बेस्ड ऑन एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स। नई के लिए भी हमने लेबर आवर्स के ऊपर बेस करता हुआ रेट भी कैलकुलेट कर लिया है जो कि $1.8 हैं पर लेबर आवर। तो ये भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। और ऊपर जो पुरानी वाली सिचुएशन थी वो भी हम रेट कैलकुलेट कर चुके हैं। The journal entry to apply factory overhead to all jobs worked on during January in total, not individual jobs। अब हम देख लेते हैं कि जब फैक्ट्री अप्लाई की जाती है, जब आप एक्चुअली उसको प्रोडक्ट में शामिल करते हैं, तो फिर जर्नल एंट्री क्या पास की जाती है, द अमाउंट ऑफ ओवर और अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर जनवरी, जिसके लिए उसने एक्चुअल ओवरहेड जो है वो हमें बिल्कुल एंड पे दी। The total cost and the gross profit on jobs LP4422 and OK5000, the amount of work in process inventory on January 31st। ये जो दो प्रोजेक्ट्स हमारे रह गए हैं, तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड या सोल्ड स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने हमसे मांगा हुआ नहीं है। अमाउंट्स मांगी हुई हैं उसने डिफरेंट चीज़ों की, तो वो हम उसको बना के दे देते हैं कि वो कितनी हो सकती है। तो यहाँ पे हो गया जी 5-3। ये हमारे पास नहीं, सॉरी ये सेलेक्ट नहीं होगा। रिक्वायरमेंट 1 ओल्ड FOH अप्लाइड रेट, और वो है FOH incurred हाँ चलो, divided by the base रेट यहाँ से आ जाएगा, और रेट इज इक्वल टू FOH जो कि 10,455 है, डिवाइडेड बाय द बेस विच इज 12,300। ये भी डॉलर है, ये भी डॉलर है। बेस विच इज द डायरेक्ट
लेबर कॉस्ट, अच्छा, और रेट हमारे पास आ गया 0.85। फिर हमारे पास रिक्वायरमेंट 2 थी, न्यू FOH अप्लाइड रेट, और न्यू FOH अप्लाइड रेट हमारे पास जो है वो बजटेड MOH, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्टेड की बात की थी। बजटेड MOH divided by the budgeted base, और बेस इस दफ़ा हमने यूज़ की थी डायरेक्ट लेबर आवर्स। अच्छा जी, तो न्यू रेट हमारे पास जो आया वो ओके, न्यू रेट हमारे पास जो है वो है 1,35,000 डिवाइडेड बाय 75,000, सो हमारे पास रेट आ गया 1.80। अच्छा जी, ये रिक्वायरमेंट 2 हो गई। फिर हमारे पास रिक्वायरमेंट 3 है, और उसमें वो हमसे क्या मांग रहा है? The journal entry to apply factory overhead to all jobs worked on during January, in total not individual jobs। सबसे पहले तुम जर्नल एंट्री देख लेते हैं, और अमाउंट्स फिर हम बाद में अभी भी देखते हैं कि अमाउंट्स क्या इनकर होंगी। जब भी मटेरियल लगाया जाए, लेबर लगाई जाए, या MOH लगाया जाए, तो वर्क इन प्रोसेस को डेबिट कर दिया जाता है, कि क्योंकि ये एसेट होता है, एसेट की कॉस्ट में इजाफा हो रहा होता है। तो जब भी हम कोई भी चीज़ लगाएं, डायरेक्ट मटेरियल्स लगाएं, तो हमारा क्योंकि एक एसेट डिक्रीज हो रहा है, जिसको हम क्रेडिट कर देते होते हैं। फ़िलहाल ये चीज़ उसने मांगी हुई नहीं है, ये मैं सिर्फ आप लोगों की जनरल नॉलेज के लिए, डायरेक्ट लेबर जब भी इनकर होगी तो भी लेबर कॉस्ट, क्योंकि एक्सपेंस है, ये हम इसको क्लोज कर रहे होंगे किसमें? वर्क इन प्रोसेस अकाउंट में। अब ये मैं ज़रा थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये चीज़ उसने हमसे मांगी नहीं है। ये हम फ़िलहाल अपने बिहाफ पे वैसे लिख रहे हैं। उसने जो एंट्री असल में मांगी थी वो ये FOH की थी, FOH या MOH, और FOH को हम क्रेडिट करेंगे, और वो FOH जो कि क्रेडिट हो रही हो वो बेसिकली FOH अप्लाइड होती है।
असल एंट्री जो उसने मांगी थी वो वर्क इन प्रोसेस डेबिट और FOH कंट्रोल जो है वो क्रेडिट। बेसिक उसने ये मांगा है, ये जो बाकी है वो सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कि जब मटेरियल आप इनकर करेंगे तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट होगा, मटेरियल्स क्रेडिट हो जाएगा। एक एसेट इंक्रीज हो रहा है जिसका नाम वर्क इन प्रोसेस है, और एक एसेट डिक्रीज हो रहा है जिसका नाम मटेरियल्स है। वर्क इन प्रोसेस दोबारा अगर आपने जब लेबर लगाई वर्क इन प्रोसेस एसेट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो जब एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो हम उसको डेबिट करते होते हैं, वर्क इन प्रोसेस फिर डेबिट हो जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्रेडिट हो जाएगी, एक्सपेंस क्लोज हो जाएगा, एसेट की वैल्यू में शामिल होके और एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी। और सेम इसी तरह जब आपने FOH अप्लाई की वर्क इन प्रोसेस पे तो एसेट की कॉस्ट मज़ीद बढ़ गई, डेबिट कर देंगे, और FOH कंट्रोल क्रेडिट हुआ होता है। FOH अप्लाइड हम साथ में लिखते नहीं होते, लेकिन आपको समझाने के लिए कि भाई ये कौन सी वाली FOH है, ये अप्लाइड FOH है, इस वजह से इसको क्रेडिट कर दिया है। जब वो चीज़ कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे, फिनिश गुड्स। अब ये भी इसने मांगा हुआ नहीं है क्वेश्चन में। फिनिश गुड्स डेबिट हो जाएंगे और वर्क इन प्रोसेस जो है ये क्रेडिट हो जाएगा। इस एसेट की वैल्यू, वर्क इन प्रोसेस वाले एसेट की वैल्यू अब डिक्रीज हो रही है, तो ये हो जाएगा क्रेडिट। और फिनिश गुड्स वाले एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, पहले फिनिश गुड्स 0 थे, अब फिनिश गुड्स जो है वो उन वैल्यू उनकी बढ़ गई है, जो भी है 0 से 100 के हो गए हैं, 1000 के हो गए हैं, 10,000 के हो गए हैं। तो वैल्यू क्योंकि फिनिश गुड्स की बढ़ गई है तो फिनिश गुड्स डेबिट हो गए, और वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो गई, तो वर्क इन प्रोसेस को हम क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है जी? यस सर। अच्छा हम एक्सक्यूज मी सर, जी जी सर ये जो हमने ऊपर जो एफओएच अप्लाइड किए हैं वैसे हम मतलब एक्चुअल में इंकर कर रहे हैं, जी तो सर ये वैसे एक्चुअल में इंकर कर रहे होते ना, हमें पता तो होता नहीं ये इतने का हम इतने फैक्ट्री ओवरहेड्स या इसमें जो जो चीजें आती हैं वो हम एक्चुअल में इतने इतने की लगा रहे हैं, यार लेकिन हो हम नहीं सकता, यानी ये सिर्फ अंदाज़ा ही होता है, और अंदाज़ा जो होता है वो आपका ऊपर नीचे डेफिनेटली हो सकता है। मसलन अगर एग्जांपल दूं, इस वक्त मैं लैपटॉप पे पढ़ा रहा हूँ, मेरा लैपटॉप एग्जैक्टली, अब आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रही है ना, आप लोग मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, तो अब मेरा लैपटॉप ने एग्जैक्टली कितनी बिजली इस्तेमाल की है पता लग सकता है? नहीं सर, नहीं लग सकता ना। तो अब वो इसी तरह के ओवरहेड्स के और भी बहुत से आइटम्स होते हैं, और हमें नहीं पता लग रहा होता कि उन आइटम्स में से किसके ऊपर जो है वो कितनी कॉस्ट हमारी लग रही है। तो ये तो एक आइटम था जिसका मैंने जिक्र किया, इस तरह के आइटम्स और भी बहुत से होते हैं। अब हर आइटम पे कितनी कॉस्ट लग रही है, अब वो ये तो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी है, अब इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट पता लगेगी, फिर मैं वो कॉस्ट तमाम यूनिट्स पे जो कि टोटल पता नहीं आप लोग कितने हैं, 20 समथिंग, 27 28 समथिंग है आप लोग, कितने हैं आप लोग? 25 है, 27 आई थिंक 27 जो है अब। 27 हाँ, अब वो कॉस्ट मुझे पता लगेगी तो मैं 27 लोगों पर डिस्ट्रीब्यूट करूंगा ना उसको। तो काफ़ी चीज़ें इस तरह की और भी होती हैं जो कि एक्चुअल में हमें पता नहीं लग रही होती कि वो कितनी है। तो हमें फिर अंदाजे की बुनियाद पे ही फॉर द टाइम बीइंग काम करना पड़ता है, टिल द टाइम हमारे पास बिजली का बिल ना आ जाए और हमें पता ना लग जाए कि हमने कितने यूनिट यूज़ किए थे।
और उन यूनिट्स की कॉस्ट कितनी आई है, और फिर ऑब्वियसली खाली यूनिट्स की कॉस्ट तक तो बात नहीं रहेगी। यहाँ तो नीलम जेलम भी के पैसे भी हम भरते हैं, और पीटीवी की फीस भी हम भरते हैं, और टैक्सेस भी, एफआर सरचार्ज और टीआर सरचार्ज वो भी हमारे ऊपर ही लगता है। सेल्स टैक्स कितना लगेगा, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि कुछ चीज़ों का तो खैर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट्स बीच में डाल दी उन्होंने, तो हाउ कैन वी नो कि यार एक्चुअल बिजली का खर्चा कितना आएगा, और फिर मैं उसके हिसाब से अमाउंट कितनी डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। और मैं वेट भी नहीं कर सकता हूँ। वर्क इन प्रोसेस की मैंने कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, वर्क इन प्रोसेस को कॉस्ट एलोकेट करनी है। जो गुड्स कंप्लीट हुए हैं उसकी कॉस्ट भी कैलकुलेट। अब फिनिश गुड्स को मैंने डेबिट करना है, किस वैल्यू से डेबिट करूं? इनकम्प्लीट वैल्यू से डेबिट कर दूं। तो फॉर द टाइम बीइंग मैं एफओएच अंदाजे की बुनियाद पे अप्लाई कर दूंगा, और ये अंदाज़ा ही होगा, और फिर मैं इसको बाद में जो भी कम वैल्यू ज़्यादा वैल्यू जो भी हुई, मैं उसके हिसाब से इसकी एडजस्टमेंट करता रहूँगा। ठीक है जी। जो एफओएच एक्चुअल आती है वो उस वक्त ही आएगी जब हम हमारी प्रोडक्ट बन जाएगी। हाँ, पीरियड के एंड पे, या सही। जब एक्चुअल प्रोडक्ट बन जाएगी तो, और वो क्वेश्चन में गिवन ही होती है, उससे उसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे अभी भी सवाल में वो दे चुका है। यस सर। ये जो है ये एफओएच एक्चुअल है, इसकी बेस पे हम देख लेंगे कि यार हमने अप्लाई ज़्यादा की है या